इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले अभी आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं। मैं चाहता हूं ये आप वीडियो गौर से देखें, क्योंकि जब मैं घर से हफ्ते की सुबह को यहां से निकला था तो मैं बुशरा बेगम को खुदा हाफिज कह के निकला था। मुझे इल्म था कि या मैं जेल में जाऊंगा और या मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने फैसला किया था कि ये ना कोई कहे कि इमरान खान अदालत में पेश होने से डरता है, और मैंने वादा किया हुआ था कि हफ्ते को मैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसके सामने प्रेजेंट करूंगा अपने आप को, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरे से हुआ, जिस तरह मेरे से इस फैशिस्ट, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो मेरे से किया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी से नहीं किया गया। एक आदमी अपने आप को पेश करने आ रहा है अदालत के सामने, और इन्होंने इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से सारा मोटरवे बंद कर दिया, एक लेन रखी कि सिर्फ इमरान खान अकेला इसकी गाड़ी निकले, ताकि पीछे से जो भी थे 40-50 गाड़ियां थी वो वहीं रुक जाए। वो वहां रोकी, और फिर उधर से मैं जब आगे गया तो जो रास्ते में रुकावटें आती गई, लोग पीछे से काटते गए ताकि इमरान खान के साथ कोई लोग ना हो। आखिर करते करते 4.5 घंटे मुझे लगे टोल प्लाजा से लेके पहुंचने तक। वो जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, उसके पहुंचने से पहले कोई वजह नहीं थी, एकदम टीयर गैस शेलिंग हो गई। एक हम देख रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, मैं पेशी देने जा रहा हूं, लोग साथ, और लोग पता नहीं किधर से आए। मैं ये भी आपको बता दूं, हमारे कारकुन भी बड़े कम थे, लोग आम पता नहीं कहां से इर्द गिर्द से लोग आए, वो साथ चलना शुरू हो गए, उनके ऊपर टीयर गैस शेलिंग हुई। ये भी हमने मौजज़ा देखा कि जैसी टीयर गैस शेलिंग हुई, तेज हवा चली हुई, वो उस तरफ चली गई हवा जिधर के पुलिस शेल कर रही थी। ये भी अल्लाह का मौजज़ा मैंने देखा। और फिर आगे गए, फिर शेलिंग हो गई, फिर पत्थर मारे गए। वहां इंतशार होना था, इश्तियाल डलवाया गया। आखिर में मैं पहुंचा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पे। 40 मिनट में वहां खड़ा रहा। उधर से ऊपर से पत्थर मार रही थी पुलिस, टीयर गैस शेलिंग कर रही थी। यानी एक आदमी अपने आप को लेके जा रहा है जुडिशल अपने मैजिस्ट्रेट के सामने, यहां पूरी पुलिस 3 जगह से जमान पाक पे हमला हो रहा है कि जी ये मुझे उधर लेके जा रहे हैं, जो मैं पहले ही कह रहा हूं मैं जा रहा हूं। और वहां पहुंच रहा हूं, सारा रास्ता रुकावटें, और जब वहां पहुंचता हूं 40 मिनट में बाहर खड़ा हूं, ऊपर से पथराव भी हो रहा है, शेल्स भी हो रहे हैं। और जब मैं अंदर जाता हूं, ये मैं कल भी बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको एक नई चीज आज बताना चाहता हूं। जब मैं दरवाजे के अंदर जाता हूं तो जो वो मैं सीन देखता हूं, पुलिस ही पुलिस भरी हुई है। लेकिन सिर्फ पुलिस नहीं भरी हुई, रेंजर्स भी हैं। यानी मैं तो अपने आप को पेशी पे जा रहा हूं, पुलिस, रेंजर्स। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं, वहां नामालूम अफराद थे शलवार कमीजों में। और मैं जब गेट के अंदर जाने लगा, उन्होंने जब हमला किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने, पुलिस ने एकदम मारना शुरू किया। तो तब मेरा एक कोलीग जल्दी से वो आया और उसने इशारा किया कि निकलो बाहर। और उसने क्यों इशारा किया निकलो बाहर? क्योंकि वो समझ गया था कि ये ट्रैप था। ये सिर्फ जेल तो मैं सोचा था कि मैं जेल में चला जाऊंगा। उसने कहा ये जेल नहीं है, ये कत्ल करने लगे हैं आपको। फिर हमने गाड़ी निकाली। तो मैं ये आज आपके सामने ये थोड़ी सी ये वीडियो देखें, जरा गौर करें इस वीडियो पे कि उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे वकील थे, उनको मार मार के पुलिस ने अंदर नहीं घुसने दिया, उनके ऊपर डंडे बरसाए, किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे। इन लोगों को उन्होंने क्यों अंदर जाने दिया? मैं चाहता हूं कि मेरे चीफ जस्टिस
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्लीज ये भी आप गौर से देखें, हो क्या रहा है इस मुल्क में। एक आदमी कानून की बालादस्ती के लिए यहां से निकलता है, रुकावटें रोकता रोकता, कोई भी होता वापस चला जाता। उसके बावजूद वो सिर्फ ये बताना चाहता था, पता होता है कि इन्होंने मुझे जेल में डालना है, क्योंकि तैयारी तो हमें पूरी नजर आ गई। रास्ते इतनी पुलिस एफसी तो मैंने कभी देखी नहीं है एक आदमी के लिए। अब जब अंदर जाते हैं तो जो वहां सीन्स हैं, मैं ये चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब आप भी गौर से देखें, आपको पता चले आज इस मुल्क में हो क्या रहा है। जरा ये जरा प्लीज टेप चला के देखें। बाजी वाली बात तो दिन से ले गए, बाद में पता लगा कि खाली गाड़ियां। 2:50 हो चुके हैं और ये सूरत हाल है। पोजीशन संभाली हुई हैं पुलिस ने, और ये कुछ नामालूम अफराद भी हैं, इनका नहीं पता ये किस इदारे से हैं, ये कौन है। ये देखें, ये नामालूम अफराद हैं, और क्योंकि इनके एड्रेस के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये कौन है, किस इदारे से हैं, क्या हैं। आगे भी पुलिस ने ये पोजीशनें ली हुई हैं। ये वो रोड है जिससे आना है इमरान खान ने, ये देखें, और मुख्तलिफ उसमें लेन्स में है। और ये देखें, इस गेट से अंदर भी पुलिस और दीगर इदारों के लोग हैं, इस गेट के अंदर भी। बाजी वाली बात तो दिन से ले गए, बाद में पता लगा कि खाली गाड़ियां। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको इसलिए मुखातिब कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में हालात हो रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के हालात नहीं देखे। कोई कानून नहीं है इस बारी, किसी किस्म का इस वक्त कोई अदब नहीं है इस मुल्क की आइन का। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के लिए कि पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ। मैं तो मेंटली तैयार ही गया था यहां से कि मुझे जेल में डाल देंगे। जेल में नहीं, ये डरे हुए हैं कि अब जेल में भी अगर ये गया तो जो इस मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन के रिजल्ट तो वाज़ेह हैं, ये जो मर्जी कर लें, ये तो अब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, जो जितनी मर्जी धांधली कर लें। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको कत्ल करना। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि मेरी जब जिंदगी खतरे में है, मुझे क्यों इस तरह की अपीयरेंसेस करने देते हैं। जब जिस आदमी ने मुझे गोलियां मारी वो तो आज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा है। मैं जब निकलता हूं बाहर, पहले तो मेरी जान खतरे में होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे मैं बाहर निकल के वापस आता हूं और दहशतगर्दी के केस हो जाते हैं। तकरीबन 100 केसेस हो गए मेरे ऊपर। मुझे सिर्फ वो स्टडी करके बताएं कि मैंने गलती की जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केस हो गए। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे यह बताएं कि मेरी प्रोटेक्शन क्या थी। जब मैंने उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था और इन्होंने दरवाजे बंद कर देने थे, किसने मुझे हिफाजत करनी थी? 4-5 मेरे साथ जो लोग होने थे, उन्होंने तो जो पुलिस और ये नामालूम अफराद की नफरी थी, इन्होंने तो बड़ी जल्दी उनको साइड पे कर देना था और मुझे अकेला कर देना था। और मैं आज आपको बता रहा हूं इनका प्लान क्या था। चीफ जस्टिस साहब, मैं ये प्लान बड़ी देर का, 1.5 महीने पहले मैं बोला शुरू हुआ पब्लिक रैलीज में कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना था। 1.5 महीने से मैं लगा हुआ था, किसी ने परवाह नहीं की। वो हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। अब मैं ये तब से लगा हुआ हूं कि इनका इंटरेस्ट मुझे मारना है। और ये जो सिर्फ मुझे ये जो केसेस कर रहे हैं और मुझे जो बाहर निकालते हैं और एक्सपोज करते हैं, इसका मकसद सिर्फ मारना है। इनको पता है कि इमरान खान ने आज तक कभी कानून नहीं तोड़ा। इनको पता है कि मुझे गोलियां लगने से पहले सब अदालतों में मैं जा रहा था, और इनको पता है कि उसके बाद भी मैं अदालतों में गया हूं, लेकिन मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। जब कहीं मैं जाता हूं, हर किस्म कोई भी उस वक्त वारदात करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो यहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे वकीलों को भी बाहर निकाल दिया, थोड़े से लोगों को अंदर जाने दिया, गिनती के लोग थे वहां, पुलिस रेंजर्स भरे हुए थे, नामालूम अफराद वहां क्या कर रहे थे। ये 20 लोग, इनकी शक्लें आप देखें, ये कौन लोग थे? मुझे पता है ये कौन लोग थे और इनका मकसद क्या था। इनका मकसद वही था जो मुझे इन्होंने वजीराबाद मारने की कोशिश की है। और मैं
اللہ نے بچایا مجھے. وہ نام مجھے بتاتا اور جو نام میں سین دیکھتا, مجھے تو آنکھوں میں نظر آ گیا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں, پولیس نے چارج کر دیا, اوپر سے وہ اینٹیں مار رہے ہیں, اشتعال دے رہے ہیں, انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا. یہ جو لوگ 20 گئے ہیں, ان سے پوچھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا اندر جانے کا. ان کا مقصد مجھے قتل کرنے کا تھا. تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب, یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں, ایک کیس بھی جینوئن نہیں ہے. یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے. انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا, ادھر بھی یہ قتل کریں گے, کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, یہ ذاتی مفادات, یہاں اربوں روپیہ ہے, ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے, یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے, ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے. یہ پیسے بنانے کے چکر میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو یہ جو ہم نے اتنی محنت سے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ہمارے باہر پیسے پڑے ہیں اور آگے بننے ہیں, وہ ہونے نہیں دے گا. یہ اپنے مفادات کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا انتشار پھیلے گا اس کے بعد. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کرنا چاہتا اس ملک سے, نہیں کرے گا جو یہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو جب سے ان چوروں کو ہمارے اوپر ایک ایکس آرمی چیف نے مسلط کیا, وہ دشمن بھی اتنا رزلٹ نہیں لے سکتا تھا جو آج پاکستان کی تباہی کی ہے. اب یہ جو اگلا فیز ہے, عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیز ہے, ان کو فکر نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے, انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا. ملک میں جب انتشار آئے گا, ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے, ان کو پتہ ہے انتشار آئے گا. نواز شریف نے کہا جی مہینہ لگے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر مہینے میں ملک کی تباہی ہو گئی تو آپ اس نواز شریف کو کیا فرق پڑے گا؟ ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں, سارا ٹبر باہر ویسے ہی ہے, بزنسز باہر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, وزرداری کی بھی سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے, ہوٹل اس نے لیے ہوئے بینامی, آف شور اکاؤنٹس پڑے ہیں ان کے. ان کو تو ڈالر میں پاکستان کا روپیہ گرے, ملک تباہ ہو, ان کا کیا سٹیک ہے؟ سٹیک ہمارا ہے, ہماری طرح کے لوگوں کا, جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے. یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے, وہ ساروں کو آج سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کے در ہے ملک. یعنی یہ مجھے مارنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے, ملک کی فکر نہیں ہے. تو میں ادب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور میں مجبور ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے, آپ اگر یہ فلم دیکھ لیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے, یہ کون سی وی آئی پیز تھے جن کو اندر جانے دیا؟ اور شکلیں دیکھیں ان کی, کیا یہ کوئی وکیل تھے؟ کیا ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہے؟ ان کا مجھے پتا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وزیر آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. تو میں آج آپ سے پہلی چیز تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ گھر سے باہر میں نکلتا ہوں, آپ میری جان خطرے میں ہوتی ہے, کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. میری جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے, یہ جو محسن نقوی سے گھٹیا آدمی, یہ کرمنل آدمی ہے, اس سے پہلے پوچھیں اس کے پاس پیسہ کتنا تھا, آج اربوں پتی بن گیا, کدھر سے پیسہ ہے؟ زرداری کا بیٹا کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, الیکشن کروانے نہیں آئے, یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے, جو میرے لوگ ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں, اور وہ تو نہیں سیکیور کر سکتے جس طرح کی تھریٹ ہے, تو مہربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس میں کروائیں. جتنے کیسز ہیں میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس طرح مجھے ایکسپوز نہ کریں. اور یہ بال میری جان بچی ہے, یہ میں اتنے بڑے ٹریپ کے اندر یہ مجھے لے کے جا رہے تھے, تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ادھر سے جلدی سے وہ آیا اور اس نے کہا نکلو یہاں سے, یہ تو کچھ اور گیم بنی ہوئی ہے یہاں, یہ جیل کی نہیں ہے, جیل سے آگے کی. تو اس لیے ایک تو میں نے یہ بات کہی. دوسرا, کل سے ہمارے سارے سینئر آفس بیررز جو ہیں پارٹی کے, سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں.
जमशेद चीमा और मुसरत उनकी बीवी, उनके घर 3 बजे पुलिस आती है रात के, 2 घंटे उनके घर बैठी रहती है, चीजें तोड़ देती है। क्या उनका जुर्म किया? किस तरह आए घुसे किसी के घर के अंदर? जिस तरह मेरे घर में आके सारी चीजें चोरी करके ले गए, उनके घर से भी चीजें चोरी करके ले गए। ये है पुलिस का आज इमेज जो ये जो आईजी है और ये जो सीएम है ये जो कर रहे हैं। बदनाम पुलिस हो रही है, वजह इनकी है, डरा धमका रहे हैं। जितने भी सीरीज हैं उनके बाहर पुलिस खड़ी थी, रात पुलिस पहुंच गई डराने के लिए, धमकाने के लिए। हसान न्याजी वो बेल लेता है इस्लामाबाद से एंटी टेररिज्म की, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी, वो बेल लेके बाहर निकलता है, वीगा में उसको उठा के ले जाते हैं, एबडक्ट करके ले जाते हैं। कौन से कानून के तहत? अली अमीन यहां से जा रहा होता है कल रात वापस, चेक पॉइंट पे उसकी गोलियों, पूरी पुलिस खड़ी होती, गोलियां चल जाती है उसकी गाड़ी के ऊपर, और फिर वही कि पहले उसके ऊपर गोली और पुलिस कहती है जी हमें इसने गोलियां चलाई हैं। वो जिस तरह उसको जिले शाह को जिस तरह बेदर्दी से तशद्दुद करके मारा बेचारे को गया और मर्डर केस मेरे पे डाल दिया, वो यहां से कोई गैर कानूनी तौर पे मेरे घर के दरवाजे तोड़ के यहां घुसे और यहां के जी क्लैशनिकोव्स मिल गई हैं तो उनको पता नहीं क्या मिल गया, और पता नहीं कोई प्लास्टिक बोतल के अंदर पेट्रोल बॉम्ब मिला है। ये इनको जिस तरह अल्लाह इनके झूठ एक्सपोज करता है, यानी इनको शर्म भी नहीं है कि इस तरह की चीजें मेरे घर पर डाल दी, बजाय गैर कानूनी मुजरिम पेशा लोग इस घर में आके सब कुछ तोड़। बेचारे कमजोर से नौजवानों, नौकरों को उठा के ले गए, नौकरों को मारा इन्होंने। वो बेचारा खनसामा सफीर, वो बेचारा सूखा साथ, उसको डंडे मार के उठा के ले गए। ये कौन सा कानून है? सारी जगह जिधर से हम सुनते हैं कि जी कोई बाहर आ गए, या पंजाब में तो इन्होंने पूरी एक हरासा फैलाया हुआ। इनसे फैसला किया कि हमने मीनारे पाकिस्तान में जलसा करना है। अब पता चला जी कल अदालत फैसला करेगी। हमें कहा कि हां बुध को आप कर सकते हैं, अब कल पे चला गया और वहां पूरा स्टेज सेटअप करना है, सिर्फ इसलिए कि किसी ना किसी तरह इनका कैंपेन भी रोकी जाए, ये इलेक्शन ना कर सके, इनके लोग भाग जाएं, सीनियर लोगों को डरा दें। तो पहले तो मैं अपनी अदलिया देखें, हमें होप सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया से है, हमारी ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करें। लेकिन मैं आज से सारे हम इन सब सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। जिस तरह का इन्होंने जुल्म और तशद्दुद किया लोगों पे, हम सारे सबूत इकट्ठे करके ये सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को आज हम भिजवा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को अप्रोच कर रहे हैं। मैं सारे जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैप्टर्स हैं, आप सारे वहां जाके जो पॉलिटिशियंस हैं मुकामी, सबको बताएं कि ह्यूमन राइट्स जिस तरह की वायलेशंस आज पाकिस्तान में हो रही हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं। हमारी जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है, किसी को आइन की फिक्र नहीं है। अभी तक जो इलेक्शन करवाना था, मुझे बताएं 30 अप्रैल को इलेक्शन है, तो यहां तो कोई इलेक्शन की फजा ही नहीं बनने दे रहा है। पहले हमारी रैलीज के ऊपर अटैक कर दिया, जो पहली दिन थी उसके ऊपर उन्होंने, जिस जिले शाह बेचारा शहीद हुआ, कितने वर्कर्स को मारा, और अब फिर जो जलसा करना था ओपनिंग, उसके ऊपर वो परमिशन नहीं दे रहा है। तो यहां तो जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, आइन का कत्ल हो रहा है। हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को फिर से मैं कह रहा हूं आज अप्रोच करेंगे, फॉरेन कैपिटल्स को अप्रोच करेंगे, अपने पीटीआई के जो चैप्टर्स हैं दुनिया के अंदर उनके जरिए, और उसके अलावा हम अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस आपके सामने जो वायलेशंस हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, कोई यहां कानून नहीं रह गया। जंगल का कानून है, माइट इज राइट, उसके मुताबिक इस वक्त यहां हर किस्म का हरासा, खौफ फैलाया जा रहा है। उसके बाद एक और कोशिश क्या हो रही है कि यहां हमारे एक तकसीम करने की कोशिश हो रही है। पहले तो जो यहां हमारे वर्कर्स, पश्तून जो भी हमारे साथ आए हुए थे, उनको तालिबान डिक्लेयर करने की कोशिश की है कि जी ये कोई दहशतगर्द है, उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की है। इंतशार फैला रहे हैं
کہ سارے ہمارے ریئیکٹ کر رہے ہیں جتنے پشتون ہیں. کسی کو ابھی کہا کہ جی دیر میں ایک طالبان یہاں پہنچا ہوا تھا, اس کی دیر سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نہ طالبان تھی, میں ادھر دیر میں بیٹھا ہوں, میں کبھی زبان پاک ہی نہیں گیا. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, ڈس انفارمیشن. ان کی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور ہم دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کی طرف سے یہ بار بار آ رہا ہے, کیونکہ وہ تو ایسے پھر رہی ہے جیسے پاکستان اس کی کوئی جاگیر ہے, کوئی قانون سے وہ اوپر ہے, وہ حکم کر رہی ہے کہ یہ کرو, اس کو پکڑو, اس کو معاف کر دو, میرا باپ نیلسن منڈیلا ہے اس کے سارے کیسز ختم کر دو. یعنی اس کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون بھی ہے. یہ جو تقسیم کرنے کی کوشش ہے, انتشار پھیلانے کی کوشش ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح الیکشن میں سے نکلنا ہے. اگر کسی پارٹی, کوئی پارٹی اس ملک میں آج انتشار نہیں چاہتی, وہ تحریک انصاف ہے, کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. جو الیکشن چاہے گا وہ کیوں ملک کے اندر انتشار چاہے گا؟ جو سارے راستے میں کل سیٹرڈے کو اسلام آباد جو ہمارے اوپر انہوں نے کیا, جس طرح کے ربر بلٹس اور یہ جو ٹیئر گیسنگ کی, جب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا, پرامن چلے جا رہے تھے. اشتعال پھیلانے کی کوشش ہے, کسی طرح انتشار پھیلے, لوگوں کو جوش آئے, وہ واپس ریٹیلیٹ کرے. کوشش صرف یہ ہے. یہاں بھی آ کے یہ جو انہوں نے گھر پہ کیا ہے, دیوار توڑ دی, دروازہ توڑ دیا, چیزیں لوٹ کے لے گئے, کیا اس سے لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ساروں کو غصہ تو ہے. میں بار بار لوگوں کہتا جا رہا ہوں کہ ہم نے کسی قسم کی وائلنس میں نہیں, ہم نے کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا. ہم نے کبھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پرامن رہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو الیکشن سے آ رہے ہیں. جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, پہلے یہ جو انتشار کی بات ہے یہ میں کلیئر کر دوں. تحریک انصاف کا کارکن نہیں چاہتا وہ الیکشن چاہتا ہے, وہ اس ملک میں تصادم نہیں چاہتا. اور دوسری چیز جو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیشہ یہ جو ذاتی مفادات کے لیے پولیٹیشنز آتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر کے, نفرتیں پھیلا کے, اور پھر ہم ووٹ اکٹھے کریں. یہ بڑا پرانا طریقہ ہے. یہ جو ہندوستان میں نریندر مودی نے کیا کیا, انسانوں کو تقسیم کر دیا. اس نے ہندو نیشنلزم کو اٹھا دیا کہ آپ بہت کوئی عظیم قوم ہے, باقی کی وجہ سے ہم اوپر نہیں جا سکے, تو وہ سارا نفرتیں پھیلا کے اس کی پاور بڑھ گئی ہے. یہی کراچی میں کیا گیا تھا, انتشار پھیلا کے, ڈیوائیڈ کر کے کہ جی بڑا ظلم ہے. باقی قومیں رہتی تھیں یا کراچی میں, ان کے خلاف نفرت پھیلا دی, کراچی تباہ ہو گیا. آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ووٹ لینے کے لیے ملک تقسیم ہو. اگر لڑائیں کہ پنجابی پٹھان کو یا کسی کے ساتھ, صرف یہ کوشش ہے. جبکہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایک قوم بن کے, اتنا بڑا کرائسس ہے, ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا, ہم سب مل کے اس میں سے نکلیں. اور آخر میں ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے, ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے. یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے, کیونکہ وہ پھر سے الیکشن تو یہ اب جیت ہی نہیں سکتے. جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف ختم کرو. یہ تو کر ہی نہیں سکتے. لہذا پاکستانی فوج کو ان کے اوپر چھوڑو, اس کو ان کے خلاف کرو. میں یہ واضح کر دوں, فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے. میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسترا اٹھا کے, اتنے بیگز لے کے, میں نے باہر نہیں بھاگنا, میں نے یہی مرنا ہے. اور جو آدمی اس ملک میں پتا ہو کہ اس کی جان خطرے میں, اس کے باوجود وہ جاتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں. پتا تھا کہ 1.5 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر واردات کریں گے, اس کے باوجود میں جاتا تھا سارے اپنے جو لانگ مارچ میں کھلے پبلک میں جاتا تھا. موت کا خوف نہیں ہے اس کو اپنے ملک کا خوف ہے. اس وقت مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہیں, یہ سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے.
इस मुल्क को तबाह करने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है कि एक फेडरल पार्टी जो मुल्क को इकट्ठा कर सकती है उसके सरबराह को कत्ल कर दो। यह कोशिश है और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फौज को वर्गलाएं हमारे खिलाफ कि जी देखें वो कर दिया, सोशल मीडिया पे ये कर दिया। सोशल मीडिया को समझ लें सब, किसी का कंट्रोल नहीं है सोशल मीडिया पे। जब इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो चला वो सारे ट्विटर के रिकॉर्ड टूट गए। क्या हमारे पास इतने लोग हैं कि इतनी ज्यादा हम ट्वीट कर सकते थे? ये पब्लिक की दिल की आवाज थी। जो सोशल मीडिया है ये सबसे बड़ा एक डेमोक्रेसी का एक नई चीज आ गई है। जिसके पास मोबाइल फोन है उसकी आवाज आ गई है। जो ये नहीं समझता वो कहेगी जी इसके कहने पे कर रहा है। कोई किसी के कहने पे कुछ कर सकता है? लोग अपनी अब आवाज बुलंद कर सकते हैं, लोग बुरा भला कह सकते हैं। और जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी उनको तो खौफ ही अब कोई नहीं है, उनको तो कोई पकड़ नहीं सकता या FIA आके और रात को बंद करके उनको कमरों में मारे, वो तो बोल सकते हैं। तो ये आवाज सुने लोगों की, बजाय ये कि जी तहरीक इंसाफ कुछ कर रही है, कोई गलत काम कर रही है। वो अंग्रेजी में लफ्ज है स्मेल द कॉफी। देखे किधर जा रहा है मुल्क, लोग किधर जा रहे हैं। और ये मीनार पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जलसा ना हो। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आज चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी पब्लिक निकलेगी मीनार पाकिस्तान। आपको पता चल जाएगा कि कौम खड़ी किधर है। आपको लोग अब जो भी रुकावटें करेंगे वो आएंगे लोग, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं मुल्क से क्या हो रहा है। लोग बेवकूफ नहीं हैं। जो समझता है कि पब्लिक जानवर है, भेड़ बकरी हैं, उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। अब्राहम लिंकन की एक सबसे बड़ी सही है, बड़ा दानिशवर था, प्रेसिडेंट भी था। उसने कहा आप थोड़ी देर के लिए सारी कौम को बेवकूफ बना सकते हैं और सारा वक्त थोड़े से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त सारी कौम को आज तक कोई बेवकूफ नहीं बना सका। और ऊपर से सोशल मीडिया का जमाना है, इतना ज्यादा शऊर है जो कभी इन सारी तारीख में कभी नहीं था। तो मैं फिर से कहता हूं, मुल्क की खातिर ये जो रास्ते पे निकल गए हैं, खुदा के वास्ते होश करें। ये जो हरकतें कर रहे हैं ये इस मुल्क की तबाही का रास्ता है। इसका सिर्फ, फिर से मैं कहता हूं, हम कोई चीज डिमांड नहीं कर रहे, किसी की मदद नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन लेके आए ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उसके बाद माशी स्टेबिलिटी आए, माशियत को उठाएं। उसके बाद जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई आज इस जो माशियत तेजी से जमीन में घुसी चुकी है। और शर्मनाक बात यह है कि सेनेट में खड़ा होकर इसहाक डार कहता है कि जी IMF ने हमें कहा कि कोई हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करो, या जो मैंने मिसाइल प्रोग्राम को। यानी इससे खतरनाक बात क्या है? मैंने बल्कि तकरीबन 10 महीने पहले मैंने एक बात कही। मैंने कहा जब एक कौम का दिवालिया निकल जाता है तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर कौम का दिवालिया निकलेगा तो उसका अगला मसला ये होगा कि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइजेज होंगे। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को डिसआर्म किया जाए। और मुझे लग रहा है कि ये उसी तरफ ये अब बातचीत शुरू हो गई है कि जी हमारा दिवालिया निकल गया, अब IMF तब मदद करेगी अगर हम ये करें, यानी हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करें। तो इसलिए मैं आखिर में फिर से अपने चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं कि ये जो मेरे से हुआ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, ये मुझे मारने की साजिश थी, ये ट्रैप था। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे नामालूम अफराद कौन है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्लान इनका क्या था। जेल में नहीं था, जेल भी प्लान था, लेकिन मारने का प्लान था। और इसी तरह अगर मुझे एक्सपोज करते रहेंगे तो ये ज्यादा देर नहीं है, कभी ना कभी तो ये कामयाब हो जाएंगे। कौन जिम्मेदार होगा इसका कि अगर जो मेरे ऊपर कत्ल किया, गोलियां चलाई, उसका तो हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, वो तो अदालत में नहीं जाता। और मेरा जिसने मारने की कोशिश की वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर उसको लेके जा रहे हैं, सारा वक्त इतने सफर कर रहा है, पब्लिक में एक्सपोज्ड है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा
کہ مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں. مجھے کوئی چیز چھپانے کی، نہ میں آج تک کسی عدالت سے گھبراتا ہوں، نہ میری کوئی کمر میں درد ہوگی. میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ایک وہ کریں، اور ایک یہ جو ہیومن رائٹس، جس طرح ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہمارے پاس صرف فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین اور ہمارا سپریم کورٹ ہے. شکریہ. پاکستان زندہ باد.